हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना बच्चों। मैं आपको न्यूक्लियाई चैप्टर समझा रहा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे बना होता है, ठीक है, डिस्कवरी न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, सब ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 12। देखिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैं करता हूँ यहाँ पर आपको, तो पूरा एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। चैप्टर 12 में रदरफोर्ड वाज द पायोनियर हु पोस्टुलेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बच्चों यहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अपने को दिया था। एट रदरफोर्ड सजेशन गेगर एंड मार्सडेन, थोड़ा नाम में यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, परफॉर्म्ड देयर क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम थिन। जो मार्सडेन है ना, इन्होंने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का थिन गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग किया था, ठीक है। मतलब अल्फा स्कैटरिंग जो आप पढ़ रहे हैं ना, गोल्ड में पढ़े हुए हैं इसमें एटम्स में, कि अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल्स, ठीक है। तो ये गाइगर और मार्सडेन ने किया था। देयर एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अबाउट 4 × 10⁻⁻14। मतलब ये हुआ कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ गोल्ड न्यूक्लियस, जो गोल्ड से बना हुआ न्यूक्लियस है, उसके सबसे जो नज़दीक पहुंचेगा ना अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वो 4 × 10⁻14 होगा। अगर हम इस एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को एमिट कराते हैं, अल्फा पार्टिकल को इस एनर्जी से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो इतना नज़दीक पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के। द स्कैटरिंग, बट ये जो एनर्जी है ना बच्चों, ये बहुत हाई एनर्जी है। द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड बाय एज्यूमिंग दैट द कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग। क्योंकि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे ना, मतलब वहाँ पे, तो आपको मैं दोबारा वहाँ पर समझाऊंगा गोल्ड फॉइल में कि यहाँ पर क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल आता है ना, तो ये ऐसे रिपल्सन हो जाता है। तो क्योंकि अब रिपल्सन होता है तो वहीं से डिसाइड हुआ था ना ये चीज़, कि इसका मतलब कि अल्फा तो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए रिपल्सन हुआ। तो वही चीज़ बोला गया कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड बाय एज्यूमिंग दैट कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। सिंस द पॉजिटिव चार्ज इज confined to the nucleus, the actual size of the nucleus has to be less than 4 × 10⁻⁻14, ठीक है। अगर इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से कन्फाइंड है, मतलब बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है वहाँ पर, तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव मतलब रिपेल होगा एक पॉजिटिव चार्ज से ही ना, ओके। तो अब बोला गया कि उस केस में इसका जो साइज़ है वो 4 × 10⁻⁻14 से कम होना चाहिए। इफ़ वी यूज़, क्योंकि अब देखो इससे कम क्यों बोला गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर तो जा नहीं रहा अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा, न्यूक्लियस से बाहर से ही निकल जा रहा है। तो इसका मतलब कि इतना क्लोज जाने के बाद भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज इससे भी छोटा होगा ना। तो एकदम न्यूक्लियस के पास से ऐसे निकल गया, थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या होता, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता ये, बट नहीं जा रहा है रिपल्सन की वजह से, इसका मतलब कि इससे साइज छोटा होगा। इफ़ वी यूज़ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हायर एनर्जीज दैन 5.5, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर। अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो स्पीड बढ़ेगा। और नॉर्मल लाइफ में भी हम जानते हैं कि हम जितना ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, वो उतना दूर तक जाता है। तो वही चीज़ हो गया कि अगर अल्फा पार्टिकल का भी स्पीड यहाँ पर, या फिर काइनेटिक एनर्जी अगर इससे ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना, और नज़दीक पहुँचेगा। तो वही बोल रहा है कि स्मॉलर होगा, मतलब कि ये वैल्यू जितना है उससे भी और छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, तो और नज़दीक पहुँच जाएगा। एंड एट सम पॉइंट द स्कैटरिंग विल बिगिन टू बी अफेक्टेड बाई शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है।
फिर जो स्कैटरिंग है ना वो न्यूक्लियर फोर्स से अफेक्ट होने लगेगा। ओके, एंड डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड्स कैलकुलेशंस, तो इसीलिए इससे ज़्यादा एनर्जी देते ही नहीं है। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फेल हो जाएगा ना। तो रदरफोर्ड्स कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन द प्योर कुलम्ब रिपल्सन बिटवीन, तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ये बच्चों कंप्लीटली है ना, देखिए यहाँ पर कंप्लीटली कुलम्ब्स के रिपल्सन फोर्स पे बेस्ड है ना, प्योर कुलम्ब रिपल्सन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस पे बेस्ड है। फ्रॉम द डिस्टेंस एट विच डेविएशन सेट इन न्यूक्लियर साइज कैन बी इन्फेरेड, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर साइज इन्फेरेड हो सकता है। ओके, और कैलकुलेशन भी डिफर हो सकता है अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो। अब यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया है ना स्कैटरिंग का, तो देखिए बोला गया बाई परफॉर्मिंग स्कैटरिंग experiments in which fast electrons instead of alpha particles are projectiles that bombard targets made up of various elements, size of nuclei of various elements have accurately measured, मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया गया, ठीक है, इन विच फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, फिर अल्फा की जगह पे देखिए क्या बोला गया, अल्फा की जगह पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रोजेक्ट किया गया है ना, इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिखा है, तो अल्फा की जगह पर हम जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट करेंगे, तो इस टाइप से वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करके और फिर जो यहाँ से एक रिलेशन आया ना, ठीक है, रेडियस का, वो ये रिलेशन आया कि R इज इक्वल टू R0 इंटू A टू द पावर 1/3, जहाँ पे A है मास नंबर, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, क्योंकि देखो अब हर एलिमेंट का न्यूक्लियस का साइज़ अलग अलग होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा साइज होगा, किसी का और छोटा होगा, किसी का थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो साइजेस हैं ना, एक्चुअली में जिसका साइज़ बड़ा उसका रेडियस भी बड़ा है, तो जो साइज़ है बड़ा या छोटा वो साइज़ डिपेंड करेगा एक्चुअली में मास नंबर पे, ये बताना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर R0 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, वेयर R0 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, यहाँ पे 1.2 फर्मी हो गया क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का मतलब होता है फर्मी। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू R क्यूब प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि वॉल्यूम R क्यूब पे डिपेंड करता है, तो अगर वॉल्यूम R क्यूब पे डिपेंड किया और R किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर 1/3 पर, तो इसका पावर 3 करोगे तो इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। तो वही लिखा है कि यहाँ पर कि वॉल्यूम विच इज़ प्रोपोर्शनल टू R क्यूब प्रोपोर्शनल टू A, दस द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ A। अब इसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है बच्चों, डेंसिटी कांस्टेंट कैसे होता है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल टू लिखा जाता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, और मास मतलब टोटल मास, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ में आया, तो न्यूक्लियन हम लिख देंगे यहाँ पर, तो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस का साइज तो यही हुआ ना, तो आप न्यूक्लियन से सीधे लिख दीजिए, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने से अच्छा है कि टोटल न्यूक्लियंस मतलब मास नंबर का मतलब क्या, न्यूक्लियंस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो आप क्या करें, न्यूक्लियंस इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल मास आ गया, अपॉन वॉल्यूम रखेंगे, तो वॉल्यूम में क्या लिखोगे 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, और R क्यूब का मतलब क्या हुआ, R क्यूब का मतलब हो गया R0 क्यूब इंटू A, क्योंकि अगर इसका आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो आपको तो यही मिलेगा ना, R क्यूब इज इक्वल टू R0 क्यूब इंटू A, तो आप यहाँ से रखेंगे AMP अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A, तो A से A कैंसिल, तो देखिए यहाँ पर मास नंबर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डेंसिटी को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि R0 फिक्स वैल्यू है, 4π/3 ये भी फिक्स है, मास ऑफ प्रोटॉन भी फिक्स है, तो यहाँ से एक फिक्स्ड वैल्यू हम लोग को डेंसिटी का आएगा, ठीक है, और डेंसिटी का जो फिक्स्ड वैल्यू होगा ना, वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17, मतलब जो डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड करेगा ही नहीं। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, कैसे नहीं करेगा ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर डिराइव करके। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17, चाहे वो कोई सा भी न्यूक्लियस हो, किसी का भी हो, एल्युमिनियम को, हाइड्रोजन का हो या किसी का भी हो, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। दस डेंसिटी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मैटर से वाटर विच इज अबाउट
10 to the power 3 kg per meter cube. This is understandable as we have already seen that most of the atoms is empty. Ordinary matter consisting of atoms has large amount of empty space. जो ऑर्डिनरी एटम्स होता है ना, क्योंकि देखिए सारा मास कहाँ होता है बच्चों, टोटल मास तो लगभग मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना, तो बाकी जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डिनरी की हम बात करेंगे तो ऑर्डिनरी केस में यहाँ पर 10 to the power 3 जैसे वाटर की एग्जांपल ले लिए तो ठीक है। बट अगर हम न्यूक्लियर मैटर की बात करें तो न्यूक्लियर मैटर के केस में अब जैसे नॉर्मल में हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे बच्चों, इसमें मैंने हाइड्रोजन एग्जांपल दिया था बट उसका एग्जांपल नहीं लेंगे, वो ठीक नहीं होगा। तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल नहीं लेते हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियर मैटर का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी न्यूक्लियर मैटर का न्यूक्लियस का आप देखेंगे तो इतना डेंसिटी होगा 2.3 × 10 to the power 17। ओके, देखिए गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 U, एक एग्जांपल ले लेते हैं। A = 56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखिए इसका जो है ना मास हम लोग को दिया हुआ कितना है, मास नंबर 56 है, मास भी दिया हुआ, मास नंबर भी दिया हुआ है। तो अब U इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि U तो अपने को मालूम ही है ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो यहाँ से मास निकल लेंगे हम लोग केजी में, ठीक है, मास निकालेंगे केजी में, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना मास से, तो आपको केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो भी केजी में कन्वर्ट होगा ना उसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है, और वॉल्यूम रखिए, ठीक। तो वॉल्यूम रखने के बाद आप देखिए पूरा तो वापस कैंसिल होकर के उतना ही आ रहा है जितना कांस्टेंट का है, क्योंकि इसमें आप देखिए ठीक से, तो ये जो है ना 55, मैं एक बार लिख रहा हूँ तभी 55.85, तो ये U, इसका मतलब ये अप्रॉक्स में 56 U हो गया ना। तो यहाँ पर आप जो ये केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें तो 56 आया ही होगा ना, 56 इंटू एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट का मालूम है ना फॉर्मूला कितना था, 1.66 × 10 to the power -27 था, ठीक है। तो जब ये आप सॉल्व करेंगे तो 56 से 56 तो कैंसिल होगा ही, क्योंकि 56 और 1.66 × 10 to the power -27 मल्टीप्लाई करके ही तो आया था ना ये, ठीक है। तो 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मास नंबर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ओके, द डेंसिटी ऑफ मैटर इन न्यूट्रॉन स्टार्स is comparable to this density. This shows that matter in these objects has been compressed to such extent that they resemble big nucleus, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो है ना मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। ओके, अब एक जो सबसे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आइंस्टीन ने दिया था वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है। क्योंकि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना वो किससे हो रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक मतलब हम क्या बोलेंगे, एक सर्टेन एरिया के अंदर आके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठ गए। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक सर्टेन एरिया में आके बैठ जाएंगे, सर्टेन वॉल्यूम में फिक्स हो जाएंगे, मतलब बाउंडेड सिस्टम में आ गए ना, तो बाउंडेशन में आ गए। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया आइंस्टीन ने कि जब भी हम न्यूक्लियस बनाते हैं ना, जब भी हम न्यूक्लियस मतलब यहाँ बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तब यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को चेक किया कि भाई कहाँ से आया एनर्जी। तो इन्होंने देखा कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और इससे एक न्यूक्लियस बना है। तो इन्होंने देखा, इसको ऑब्जर्व किया, इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था और हमारे अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए था कि जो इन दोनों का मास है ना, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था इन जनरल। बट इन्होंने चेक किया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका जो सम है मासेस का वो न्यूक्लियस से ज़्यादा हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, इक्वल, क्योंकि इसी से तो बन रहा है ना ये चीज़। तो इन्होंने बोला कि इसका मतलब कि पूरा का पूरा मास यहाँ न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ रहा, कुछ मास यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी जो निकला है यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करके बनाया गया न्यूक्लियस, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी निकला। तो इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ दोनों का जो मास डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों का, वही कन्वर्ट होके आया है, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है। तो उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देखिए, वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी
into other forms of energy, say kinetic energy and vice versa. But इन्होंने बोला कि mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. ओके, तो उन्होंने अपना एक रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से फॉर्मूला दिया कि E इज इक्वल टू एम इंटू सी, जहाँ पे E एनर्जी हो गया, जो मैं Q बोल रहा था यहाँ पर, M हो गया मास, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट. तो E इज इक्वल टू एम इंटू सी. ये जो रिलेशन है, ये बच्चों रिलेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि हम एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल दूँ कि अगर ये मास केजी में होता है, अगर मान लीजिए ये मास को आप केजी में लेते हैं, तो आपको C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ही पुट करना चाहिए. ठीक है, बट अगर आप मास को एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में लेते हैं, ठीक है, तो फिर C स्क्वायर की जगह पे आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर यूज़ करना चाहिए 1 U की जगह पे. ठीक है, 1 U की जगह पे आपको इतना यूज़ करना चाहिए अगर एटॉमिक मास यूनिट में है, तब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर. ओके, क्योंकि मतलब जब आप मास को एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे, है ना, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो आपको तो फिर C स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो 1 C स्क्वायर इक्वल टू सीधे लिख दीजिएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, यहाँ पर एक मिनट, C स्क्वायर नहीं, U 1 एटॉमिक मास का जो एनर्जी होगा अपॉन C स्क्वायर. तो इतना रख करके और जो भी मास दिया रहेगा एटॉमिक मास यूनिट में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा. बट अगर ग्राम या केजी में दिया हुआ है तो आपको C का वैल्यू रखना पड़ेगा. जैसे क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो 1 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कीजिए, फिर C का वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर आपको एनर्जी मिल गया कि 1 ग्राम से मतलब जो 1 ग्राम मास है उससे कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा. ये हम लोग को यहाँ से क्लियर हो गया, मालूम हो गया. ओके, experimental verification of Einstein's mass energy relation has been achieved in a study of nuclear reactions amongst nucleons, nuclei, electrons and other more recently discovered particles. In reaction, conservation law of energy states that the initial energy and the final energy are equal provided the energy association with the mass ऑल्सो इंक्लूडेड. ये जितना यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों, उसका सबका फाइनल कंक्लूजन यही है. ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, फाइनल कंक्लूजन यही है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. आइंस्टीन का पूरा एक्सप्लेनेशन यही था. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है ना. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अभी. वी हैव सीन दैट द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ neutrons and protons. Therefore, it may be expected that mass of nucleus is equal to total mass of individual protons and neutrons. हम लोगों ने देखा है कि जो न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बना हुआ होता है. इसका मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा इसके बराबर ऐसा होना चाहिए. ऐसी एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मालूम है कि न्यूक्लियस किससे बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. तो अगर इससे बना हुआ है तो इसी के मास के सम के बराबर होना चाहिए न्यूक्लियस का पूरा मास. बट ऐसा एक्सपेक्टेशन फेल हो गया, क्योंकि देखा गया कि ऐसा है ही नहीं. ऐसा देखा गया कि इन दोनों का जो इंडिविजुअल का मास है ना, उनका जो सम है वो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा है, जबकि न्यूक्लियस किससे बना है, इन दोनों से ही बना हुआ है. तो इसका मतलब ये कंक्लूजन आया कि इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ मास का डिफरेंस आएगा इन दोनों में, और वो जो मास का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, हाउएवर न्यूक्लियर मास m इज फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन दिस. मतलब वो जो समझाया आपको कि ऑलवेज लेस होता है, इसके बारे में बोला गया. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर ऑक्सीजन, अ न्यूक्लियस विच हैज़ 8 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, है ना. मतलब ऑक्सीजन है, कंसिडर किया गया एग्जाम्पल के लिए, जिसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना 8 है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही तो प्रोटॉन भी होगा ना. एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों हम लोग को मालूम हो गया 8 हो गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना उतना ही नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो टोटल तो 8 न्यूट्रॉन है, तो एक 1 न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1.00866. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था कि इतना आता है. ओके,
तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इतना हो गया एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, और टोटल 8 न्यूट्रॉन है तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। एंड मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट 1.00727 U होता है, तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स यहाँ पे 8 है उनका मास टोटल आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 8 है तो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है बच्चों, 0.00055 U होता है, तो उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका भी यहाँ पर आ जाएगा, मास आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो मास है ना, ये वाला मास और ये मास, अगर इन दोनों का हम सम कर दें, दोनों को मतलब ऐड कर दें, ये पूरा मास इस पूरे मास को ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमें कितना आता है 16.12744 U, तो इतना मास आएगा। तो जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं थे तब इन दोनों का मास ऐड करके हम लोग को 16.12744 U मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि इतना होना चाहिए न्यूक्लियस का मास भी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि जब एटॉमिक मास यहाँ पे मेज़र किया गया, एटॉमिक मास जब मेजर किया गया ऑक्सीजन का, तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है ना एटम के अंदर, एटम के अंदर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। न्यूक्लियस के देखो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बट न्यूक्लियस के बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा एटम हो गया। तो पूरे इलेक्ट्रॉन का जब मास मेजर किया गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट में, है ना, इसमें मास मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें हम लोगों को मिला 15.99493, ठीक है, जो कि इसका एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया। अब इस मास में से, है ना, अगर इस मास में से हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 8 × 0.0005 U। तो अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को क्या मालूम हो जाएगा यहाँ पर, तो मास मालूम हो जाएगा एटम का पूरा, सॉरी इसका न्यूक्लियस का मास मालूम हो जाएगा, क्योंकि एटम में से एटम का मास तो मालूम है ही अपने को, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो न्यूक्लियस का मास आ गया। तो अब ये हो गया न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का मास को अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिख दें -15.99053 U, तो जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से ना एक मास का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, जबकि जो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो इसी मास से बनना चाहिए था, क्योंकि ये मास किसका है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, बट ऐसा हो नहीं रहा है, मास यहाँ पे कुछ कम दिख रहा है न्यूक्लियस में हम लोगों को। इसका मतलब जो मास में डिफरेंस आएगा ना, वही आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस दैट इज E = m/c² के अकॉर्डिंग यही मास का डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ये जो मास है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए आइंस्टीन ने बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो देखा गया है कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है उसको Q से डिनोट करते हैं, या फिर EB बोलने का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी हो गया कि जब हम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तब जो एनर्जी रिलीज़ होगा उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। और जितना एनर्जी रिलीज़ हुआ ना उतना वापस आप सप्लाई कर दीजिए, तो फिर से क्या होगा, फिर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि बाउंडेशन में आ गए ना, एक बाउंड्री के अंदर आ गए, एक बाउंडेशन में आ गए कि फ्री नहीं हो सकते हैं, अब ये इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो बाउंडेशन में है, और जब किसी भी सिस्टम को बाउंडेशन फॉर्म में लेके जाओगे ना, बाउंडेड फॉर्म में लेके जाओगे, बांध के रखोगे, तो उसका एनर्जी कम हो जाता है पहले से। मान लीजिए आप ही हैं, तो आप अगर फ्री घूम रहे हैं, आपको लगा दे रिस्ट्रिक्शन कि अब आपको घर में बंद रहना है 5 आवर्स के लिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब आप फ्री थे तो बहुत एनर्जेटिक थे, आप घूम रहे थे, घर बैठ के तो आपका एनर्जी क्या हुआ, आप कम फील करेंगे एनर्जी। तो वही वाला चीज़ हो गया कि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे हम लोग, तो इन बाउंडेशन में आ गए तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगा, उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना एनर्जी रिलीज़ हुआ था, अगर उतना एनर्जी आप वापस न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे तो फिर से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दोनों का जो मास डिफेक्ट है बच्चों, वो मास डिफेक्ट यहाँ पे देखो क्या दिया गया, 0. जो डिफरेंस आएगा ना इन दोनों का, तो आया 0.13691 U।
ठीक है, ये इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। जेड मतलब नंबर ऑफ, जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ दिखाया मैंने आपको। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, जिनसे कि न्यूक्लियस बना है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दीजिए। तो माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करते ही आपको क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट। समझ में आया? मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का मास है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट। तो अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर 4 प्रोटॉन होगा, 4 न्यूट्रॉन होगा तो 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अगर मान लीजिए 4 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होगा तो 4 MP प्लस 7 Mn। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके। ठीक है, तो यहाँ से मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो मास डिफेक्ट है ना, इसमें देखिए देखा गया इस चीज़ के बारे में कि जो मास डिफेक्ट है ना, वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में अगर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप फॉर्मूला में यहाँ पर 931.5 जो मैंने आपको समझाया था कि हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C² से मल्टीप्लाई करेंगे। और कहाँ करेंगे ना, आपको दोबारा भी समझाने वाला हूँ डिटेल में एकदम बिल्कुल। देखिए ये स्टेटमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से देखते हैं। सिंस द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो अनबाउंडेड स्टेट में थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तब जो उनका मास था उससे कम आ रहा है मास किसका, न्यूक्लियस का। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, अब जैसे मास कम हुआ उस टाइप से बोला गया, भाई न्यूक्लियस का मास कम है ना, तो उसी के बेसिस से बोला गया जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, वो भी क्या होगा, इन दोनों के एनर्जी के, मतलब जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एनर्जी के सम से ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का एनर्जी कम होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमें इस ऑक्सीजन न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा M इंटू C²। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी। अब मैंने आपको इधर में समझाया था, एक बार दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, और यहाँ पे लिखा था, अभी नहीं है, दोबारा समझा देता हूँ कि अगर मास को हमें, मान लीजिए अगर मास केजी में दिया हुआ है ना, अगर मास केजी में दिया हुआ है ना, तब तो आप क्या करेंगे, मास केजी में है या ग्राम में है, केजी में है या फिर ग्राम में भी है, तो आप सीधे C² से मल्टीप्लाई कर देंगे, M इंटू C²। अगर मास केजी और ग्राम में है तो पुट कर दीजिए केजी में कन्वर्ट करके, अगर ग्राम में है तो, और C का स्पीड वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए। बट अगर मास यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में है तो फिर आपको 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आपको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, देखिए, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, बोला गया फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। देखिए, बोला गया 1 मास यूनिट का आपने को फाइंड करना है, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट का, दैट इज 1 U का। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू हो गया। टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी यूनिट्स वी मल्टीप्लाई इट बाय C² एंड फाइंड दैट एनर्जी इक्विवेलेंट 1.6605 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, देखिए हम लोगों को सिंपल जो आइंस्टीन का रिलेशन है ना बच्चों, ये वाला E इज इक्वल टू M इंटू C², ये वाला अप्लाई करना चाहिए। तो मास इसका दिया हुआ हम लोग को 1 एटॉमिक मास यूनिट का, पहले इसको रख दीजिए, और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और ये जो 3 है ना, इसी का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब तो मल्टीप्लाई करके आता है 1.4924 इंटू 10⁻⁻10, इतना वैल्यू आ जाता है। ओके,
अब मुझे इसको क्या करना है, देखो पहले बोला गया कि पहले आप जूल में कैलकुलेट कीजिए, तो हमने जूल में कैलकुलेट कर लिया बच्चों। यहाँ जो एनर्जी आया जूल में वो इतना आ गया। उसके बाद बोला है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो अब इसी मतलब किसी भी जूल वाले एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझिए इस चीज़ को। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए एंड उसी से डिवाइड भी कीजिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि जूल होता है ना, जूल को देखिए क्या डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू, मतलब वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी बाई चार्ज होता है ना। तो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कूलम्ब इंटू वोल्ट, है ना। ये कूलम्ब इंटू वोल्ट होता है। तो यहाँ पर जब हम कूलम्ब से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साथ में वोल्ट भी तो आएगा ना। तो अब देखें, तो अब आपने क्या किया, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में तो आपने लिख दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे, तो ये देखिए ये तो क्या है ना कि 1.602 है और ये है 1.4, मतलब ये 1.492 इस 1.6 से कम है, इसका मतलब वैल्यू तो लेस देन 1 आएगा। कितना आएगा, 0.9315। और यहाँ पर ना जब कैंसिल करेंगे इसको तो 10 टू द पावर -9 होगा। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे ना तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा पावर। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखिए एज इट इज छोड़ दीजिए, और ये जो है ना 10 टू द पावर 9, इसको आप मेगा में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 0.9315 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। तो 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मेगा का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6 होता है। और ये 10 टू द पावर 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 931.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर 1 एटॉमिक मास यूनिट ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी कितना आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है ना। इतना एनर्जी आ गया, समझ में आया। तो अब अगर मुझे 1 एटॉमिक मास चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, देखें तो मेरे पास जो एनर्जी आया वो आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी। बट सिर्फ मुझे अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट चाहिए तो मैं तो क्या लिखूँगा, m इंटू सी स्क्वायर। बट यहाँ पे m को मैं क्या लिखूँगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से 1 u इज इक्वल टू कितना होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो अगर ये 1 एटॉमिक मास यूनिट हो गया तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, है ना। इस 1 एटॉमिक मास यूनिट को उठाइए, ठीक है, और यहाँ रख दीजिए। ओके, तो अब मैंने आपको वही चीज़ तो बोला था अभी कुछ देर पहले कि जब भी मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में होगा तो आप इसको रख के मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा। जैसे मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लूँ तो ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट तो हम लोग को मालूम है। तो ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट कितना फाइंड किया था हम लोगों ने, 0.13691 U। तो ये ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट हो गया। तो मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मास डिफेक्ट में देखिए, ठीक से ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये U है, मतलब इसको 1 U बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1 U की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट देखिए यहाँ पर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप यहाँ पर, तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मुझे अगर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगा तो मुझे अगर मास डिफेक्ट मालूम हो गया तो मैं इसको रख दूंगा ना, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि ये तो बाइंडिंग, ये तो मास डिफेक्ट हो गया, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑक्सीजन के केस में मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या आया, इतना आया ना, ठीक है। तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ है, मतलब जब ऑक्सीजन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो अगर मैं इतना एनर्जी वापस सप्लाई कर दूं तो जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा फिर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया आपको उसी चीज़ को यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा है ये। इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस,
अ सर्टेन चार्ज एंड मास एंड एनर्जी EB विल बी रिलीज्ड, जो मैंने आपको यहाँ समझाया ऑक्सीजन केस में। द एनर्जी EB इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत देर से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इफ वी सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी वुड हैव टू सप्लाई अ टोटल एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी टू दोज पार्टिकल्स। ये मैंने आपको बहुत देर से समझाया कि हमें न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ है, जितना बाइंडिंग एनर्जी गया है ना, उतना ही बाइंडिंग एनर्जी वापस से इसमें डाल दीजिए, तो वो फिर से क्या होगा, स्प्लिट वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑल्दो वी कैन नॉट टीयर अपार्ट न्यूक्लियस इन दिस वे, मतलब इस तरीके से हम न्यूक्लियस को मतलब टीयर नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी इज स्टिल अ कन्वीनियंट मेजर ऑफ हाउ वेल अ न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर। बाइंडिंग एनर्जी अभी भी कन्वीनियंट वे तो है, मतलब ये देखने के लिए कि भाई कैसे ये मतलब एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है, बट उसमें भी ये बच्चों मेजर किया गया कि सबसे जो बेटर, जो सबसे बेस्ट कन्वीनियंट वे है ना, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी से भी अच्छा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से आप ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि कैसे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, तो सिंपल बाइंडिंग एनर्जी को आप डिवाइड कर दीजिए मास नंबर से। तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप मास नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। रीज़न क्या है न्यूक्लियन से डिवाइड करने का, कि देखिए एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 10 न्यूक्लियॉन्स है, तो 10 न्यूक्लियॉन्स मिलकर ही तो बनाया ना इसको। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुआ 100 जूल का, ठीक है, जस्ट मैंने जूल एग्जाम्पल लिया, ठीक है, बाकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया कितना रिलीज़ हुआ। तो एक मतलब, तो फिर 2 न्यूक्लियॉन्स, या फिर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा के, है ना, अपने आप को होल्ड किए होंगे, जैसे कि एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा, तो पर न्यूक्लियॉन कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को पूरे न्यूक्लियस का 100 मिला ना, बट एक न्यूक्लियॉन ने कितना रिलीज़ किया होगा, तो 10 जूल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमें पर न्यूक्लियॉन तक मिल जाएगा, मतलब कि भाई पर न्यूक्लियॉन कितना रिलीज़ हुआ। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस का हो गया, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन का हो गया। तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा कन्वीनियंट वे है अपने को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से होल्ड कर रखा है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू सेपरेट न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब एक तरह से ये एवरेज एनर्जी हो गया न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, मतलब न्यूक्लियंस को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए, कि भाई पर न्यूक्लियन हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा, ये मालूम हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आया आप लोगों को। तो पर न्यूक्लियन निकालने के लिए यहाँ पर क्लियर हो जाता है ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बच्चों, है ना, ये ग्राफ जो है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर के बीच का ग्राफ है। इसमें यहाँ से देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, हर एक एलिमेंट का इंक्रीज़ हो रहा है। फिर कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, जो ग्राफ ऐसे जिगजैग है ना, ये एक्सेप्शंस है। किस चीज़ का एक्सेप्शन है मैं आपको समझाऊंगा। ये सेलेनियम हो गया, ये आयरन हो गया, मोलिब्डेनम, इंडियम और लास्ट में यहाँ पे है यूरेनियम, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ हुआ हीलियम तक, फिर नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन के लिए लिथियम के लिए डिक्रीज़ हुआ, फिर कार्बन के लिए इंक्रीज़ हुआ, फिर नाइट्रोजन के लिए कम हुआ, फिर ऑक्सीजन O6 के लिए ज़्यादा, फिर O18 के लिए कम हुआ, फिर सेलेनियम के लिए ज़्यादा हो गया, फिर आयरन के लिए। तो सबसे ज़्यादा देखिए किसके लिए है, आयरन के लिए है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा आयरन के लिए है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिए बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसने बोला कि भाई ठीक है मैं तो 100 जूल का एनर्जी रिलीज़ करूँगा। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये बोल रहा है ठीक है कि भाई मैं यहाँ पर 500 जूल एनर्जी रिलीज़ करूँगा, समझ में आया। बट पहला वाला बोला कि मेरे पास 10 न्यूक्लियन है, तो पर न्यूक्लियन एनर्जी कितना मिला, 10। दूसरा वाला बोल रहा है मेरे पास भी 10 ही न्यूक्लियंस हैं, तो इसमें पर न्यूक्लियन कितना मिलेगा, 50 जूल, है ना, मतलब 50 जूल पर न्यूक्लियन। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्ट्रांगली ये बाउंडेड है,
मतलब कितना स्ट्रांगली न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे न्यूक्लियॉन्स, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मतलब सीधा सी चीज़ है कि जितना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा ना, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, हेल्ड करके रखेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियॉन 50 और यहाँ पर 10। तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो ए और बी में से कौन न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा? जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा पर न्यूक्लियॉन वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो बी वाला है ना, ये पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया तो ये ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस ग्राफ में देखिए सबसे ज़्यादा आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। इसका मतलब आयरन क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, इसके क्या क्या आउटकम्स हैं वो आपको आउटकम में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वी नोटिस द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ द प्लॉट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट ना, प्रैक्टिकली ये कॉन्स्टेंट होता है कुछ सर्टेन मास नंबर्स के लिए, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर दैट इज 30 to 170, मतलब 30 से लेकर के इधर से लेकर के लगभग इधर तक ना कांस्टेंट सा रहता है, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा दिख नहीं रहा है। देखिए थोड़ा सा ये ऊपर गया है, थोड़ा सा ये नीचे आया है, तो ज़्यादा वेरिएशन है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व किया गया कि जो मैक्सिमम है वो किसके लिए है? आयरन के लिए है। कितना है? 8.75। मैक्सिमम किसके लिए? आयरन के लिए 8.75, एंड जो मिनिमम है वो 7.6 है, ये किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। तो देखिए जो मैक्सिमम और मिनिमम में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग अप्रॉक्स में 85 के आसपास, मतलब 0.85, नॉट 85, 0.85 के आसपास आ रहा है डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा रहेगा। कहाँ से देखो, अब ये जो 238 पे इतना आया है ना 7.6, 170 पे तो और कम आएगा, तो इससे भी कम आएगा वैल्यू 170 तक, तो डिफरेंस का तो बहुत ही कम वैल्यू आएगा, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, मतलब लेस देन 30 और ग्रेटर देन 170, दोनों के लिए क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लोअर होता है, मतलब चाहे हेवी न्यूक्लियस देखो चाहे लाइटर न्यूक्लियस देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। देखिए इन सब का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, सबसे ज़्यादा इसका है, और इधर भी कम होते जा रहा है, देखो ग्राफ नीचे होते जा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, we can draw some conclusions from these two observations. The force is attractive and sufficiently strong to produce binding energy of few mega electron volt per nucleon, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था यहाँ पर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 to 170 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। मतलब ये जो कॉन्स्टेंसी है, जो मतलब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है ना 30 से लेकर 170 के बीच में जो मास नंबर है, उसमें किसका कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। ये चीज़ हमें ये बताता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियर फोर्स एक तरह से हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखता है, जो पूरे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है, जिसका रेंज बहुत कम होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। तो ये शॉर्ट रेंज का होगा। क्यों शॉर्ट रेंज का होगा? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स काफ़ी क्लोज होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का खुद का जो ऑर्डर है न्यूक्लियस का, वो तो मैंने आपको दिखाया था ना, न्यूक्लियस का खुद का ऑर्डर कितना होता है? बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में इसका रेडियस होता है। तो इसी के अंदर में क्या होता है? इसका रेडियस कितना है इस न्यूक्लियस का? मान लीजिए 10⁻⁻15 है, तो इसी अब 10⁻⁻15 तो बहुत कम हो गया ना, अब इसी के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी तो एकदम काफ़ी छोटे से रेंज के लिए काम करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉन्स्टेंसी मिल रहा है ना,
ये उसी चीज़ का मतलब प्रूफ है कि भाई शॉर्ट रेंज का होगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा बहुत बड़ा वेरिएशन होता ना ग्राफ में, एक ही बार ग्राफ यहाँ से सीधे नीचे आ जाता और डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो फिर ये शॉर्ट रेंज का प्रूफ नहीं कर पाता। ठीक है। कंसिडर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड अ सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस, इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर्स। मान लीजिए कोई एक हम न्यूक्लियन की बात करते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियन की, तो अपने चारों तरफ अपने नेबर से वो घिरे हुए रहेंगे, है ना, चारों तरफ से, विच कम विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो सभी के सभी न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के अंदर होंगे। ठीक है। इफ़ एनी अदर न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस मोर दैन द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, इट विल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन अंडर द कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मैंने बोला कि एक न्यूक्लियन यहाँ पर है, ठीक है, ये न्यूक्लियन है, और इस न्यूक्लियन के चारों तरफ और भी न्यूक्लियंस है ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कुछ हैं, ओके, कुछ न्यूक्लियंस इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, ऐसे हैं। तो ये जो न्यूक्लियंस है ना, ये ग्रीन वाले, ये इसके रेंज से बाहर हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इसका रेंज है। तो ये जो न्यूक्लियन है बोल रहा है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन, वन न्यूक्लियन की बात हो रही है, तो ये न्यूक्लियन बोल रहा है कि मैं तो इन सब के साथ इंटरेक्शन में हूँ, क्योंकि ये लोग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ तक मतलब मेरे पे फील करा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि इनका न्यूक्लियर फोर्स मेरे पे काम कर रहा है। ठीक है। बट बोल रहा है कि इनका मुझे फील ही नहीं हो रहा कुछ न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियर रेंज के बाहर हो गया, ये ग्रीन वाला, मतलब है बट उसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा या फिर नहीं के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो वही बोला है कि यहाँ पर कि इफ एनी अदर न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस मोर देन रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, इट विल हैव नो एक्सपीरियंस। मतलब अगर न्यूक्लियर रेंज से बाहर होगा तो फिर वहाँ पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा दूसरे न्यूक्लियंस पे। ठीक है, जो इस न्यूक्लियन की बात हो रही है। इफ न्यूक्लियन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ पी नेबर्स विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब बोल रहा है कि ये जो न्यूक्लियन है इसके पास आसपास में जितने न्यूक्लियन है ना वो सब पी मतलब पी है, मतलब पी कहने का मतलब कि टोटल जैसे होता है ना, बोलते हैं ना पाँच न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन है, 100 न्यूक्लियन से, तो बोल रहा है ये पी न्यूक्लियन है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हो गए आसपास में, उसके पड़ोसी कितने हो गए, उसके जो पड़ोस में रहने वाले हैं वो पी हो गए। विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इट्स बाइंडिंग एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू पी, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो बोला इट्स बाइंडिंग एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू पी, लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बी पी के। यहाँ पर के क्या हो गया बच्चों, के एक कांस्टेंट है वैल्यू जो एनर्जी के बराबर होता है, इसका मतलब डायमेंशन या यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक न्यूक्लियन, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियन ने एनर्जी दिया मान लीजिए 1 जूल, तो 10 न्यूक्लियन मिलकर कितना देंगे, 10 जूल बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया ना। तो वही बोल रहा है कि अगर एक न्यूक्लियन के एनर्जी देगा तो पी नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने देंगे, पी के, है ना, पी के। समझ में आया ना, पी के देंगे, मतलब या ये वो आमिर खान वाला पी के नहीं। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। इफ़ वी इंक्रीज ए बाय एडिंग न्यूक्लियंस, अगर हम मास नंबर को बढ़ाते हैं न्यूक्लियंस को ऐड करके, ठीक है, दे विल नॉट चेंज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन। तब वो चेंज कुछ नहीं कर पाएंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए, क्योंकि इस न्यूक्लियन ने क्या बोला कि भाई मैं यहीं तक फील कर पा रहा हूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियंस इसमें ऐड करोगे वो तो इस रेंज से बाहर ही होंगे ना, भाई रेंज यहीं तक है तो इस रेंज से बाहर होगा यहाँ तक। अब इधर में ऐड करके भी क्या फ़ायदा होगा, उसका रेंज तो बाहर है। ठीक है, तो उनका यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा न्यूक्लियर फोर्स में, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिंस मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियंस इन अ लार्ज न्यूक्लियस रिसाइड इनसाइड इट नॉट ऑन द सरफेस, द चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वुड बी स्मॉल। बाइंडिंग एनर्जी जो होगा चेंज वो बहुत स्मॉल होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि कोई इनको फर्क पड़ेगा नहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ कॉन्स्टेंट एंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी इंटू के। ठीक है, जो अभी समझाया मैंने आपको पी के क्या है। द प्रॉपर्टी दैट गिवन अ न्यूक्लियन influences only nucleons close to it is also referred as a saturation
प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, मतलब अब सेचुरेट हो गया है, क्योंकि अब उससे ज़्यादा न्यूक्लियस दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी चेंजेस वहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, नंबर 3 है बच्चों पॉइंट, ये बोल रहा है सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूज़न इसके बारे में है ना, फ्यूजन प्रोसेस के बारे में। ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर हमारे पास 240 एक मास नंबर है, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी, देखिए ऑब्वियस ही बात है कि 240 का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, वो कम होगा, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ग्राफ में जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होते जा रहा है। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि 240 हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 120, जिसका 120 मास नंबर है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। इसीलिए क्या होगा, ये लूज बाउंड होगा है ना, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है ना, तो एक मतलब लाइटली बाउंडेड होगा, और ये टाइटली बाउंडेड होगा, मतलब ये ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होगा, मतलब ज़्यादा बाउंडेशन में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम 240 वाले को, जो कि कम स्टेबल है क्योंकि लूजली बाउंड है, तो अगर इसको हम लोग 120 और 120 में स्प्लिट कर दें तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा ना, ये दो पार्ट में ब्रेक होकर के। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस, जो हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेडियो एक्टिविटी, वहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट में बोला गया नंबर 4 में कि 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई, मतलब जिसका मास नंबर लेस देन 10 है, अगर ये 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर लेस देन 10 है, अगर वो ज्वाइन करके एक हेवियर न्यूक्लियाई बना ले, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़ होना। देखिए, क्योंकि जिसका मास नंबर कम है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये फ्यूज़ होंगे तो क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, फिर तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसको बोलते हैं फ्यूज़न प्रोसेस, है ना, इसको बोलते हैं फ्यूज़न प्रोसेस, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड आई होप आपको वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, क्योंकि मैंने मतलब लाइन बाय लाइन कवर किया एनसीईआरटी का, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइज़।